नमस्कार दोस्तों, इंडियन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर मैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये इसका पहला भाग है बाल विकास का। इसके अगले भाग में जल्दी जल्दी अपलोड करता जाऊंगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं बाल विकास का पहला भाग। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? पहला ऑप्शन है आपका गोल्डमैन, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है जॉन मेयर, चौथा है गार्डनर। और आपका समय शुरू होता है अब। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गार्डनर। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में दिया गया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है वैयक्तिक परबुद्धि, दूसरा है वैयक्तिक स्वबुद्धि, तीसरा है संगीत बुद्धि, चौथा है शरीर गतिकी बुद्धि, पांचवा है स्थानिक बुद्धि, छठवा है तार्किक गणितीय बुद्धि, सातवां है भाषीय बुद्धि, आठवां है प्राकृतिक बुद्धि। इस तरह से उन्होंने 8 बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए, पढ़ने या वर्तनी में, ऑप्शन बी, व्यक्त करने में, ऑप्शन सी, खड़े होने में, और ऑप्शन डी, बोलने में। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पढ़ने या वर्तनी करने में। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता का विकार होता है, जिसके लक्षण इस प्रकार हैं। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना, और एक और है इसका, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ना। तो ये इसके लक्षण होते हैं डिसलेक्सिया के। तो आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। और आपका समय शुरू होता है अब। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन ए, हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन सी, रोक देना चाहिए। ऑप्शन डी, अनुमति नहीं देनी चाहिए। और आपका समय शुरू होता है अब। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेरित करना चाहिए। साथियों, कक्षा में जब छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें, साथ ही अपनी जिज्ञासा का भी समाधान कर सकें। इसलिए इनको प्रेरित करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। और आपका समय शुरू होता है अब। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शारीरिक विकास से। मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में, कोशिकाओं की गुणवत्ता वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। इसको याद कर लेना अच्छे से। कोशिकाओं की गुणवत्ता वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में
किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान जो शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं, अंगों में आकार विकार, लंबाई में जो भी परिवर्तन होते हैं, वो सारे परिवर्तन कहलाते हैं। चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। इसके ऑप्शन है गर्भावस्था से, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था से, या ऑप्शन डी शैशवावस्था से। और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गर्भावस्था से। ठीक है दोस्तों, गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा यह जन्म से उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था व जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और निरंतर चलती रहती है, इसलिए मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें पुस्तक नहीं लिख पाया है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है ई एल थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर, आर एम गेने और ऑप्शन डी आई पी पावलोव। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर एम गेने। आर एम गेने ने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी है। दोस्तों मैं आपको और भी बाकी जो भी हैं उन सबके बता देता हूँ, आपको उसको आप नोट कर लीजिए भले। आपको ये तो पता चल गया कि आर एम गेने के हैं द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ई एल थॉर्नडाइक ने लिखी है एनिमल इंटेलिजेंस और द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, ये दो पुस्तक ई एल थॉर्नडाइक ने लिखी हैं। बी एफ स्किनर ने लिखी है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, बी एफ स्किनर ने लिखी है। और आई पी पावलोव ने लिखी है कंडीशंस रिफ्लेक्सेस, आई पी पावलोव ने लिखी है कंडीशन रिफ्लेक्सेस। ठीक है दोस्तों, इनको याद कर लेना, ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए जर्सील्ड, ऑप्शन बी स्टैनले हॉल, ऑप्शन सी सिम्पसन, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथ ही उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टैनले हॉल। ठीक है, ये कथन स्टैनले हॉल ने दिया है। मैं आपको और भी जो भी है उन सबके बता देता हूँ। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। बिलियर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये उनके कथन हैं इन चारों के, तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। ऑप्शन है ए 36 मिनट, ऑप्शन बी 40 मिनट, ऑप्शन सी 45 मिनट, ऑप्शन डी 30 मिनट। और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट की होती है। इसे निम्न प्रकार पर विभाजित किया हुआ है। पहला है पाठ योजना निर्माण 6 मिनट, शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि या पोषण 6 मिनट, पुनः पाठ योजना निर्माण 6 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। इस प्रकार टोटल 36 मिनट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गेट्स व अन्य, ऑप्शन बी हालिंगबर्थ, ऑप्शन सी रॉस और ऑप्शन डी स्किनर। और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रॉस। रॉस ने कहा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। जबकि गेट्स व अन्य ने सीखने के वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सीखने के वक्र
अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यानी गेट्स और अन्य ने लिखा है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। साथियों, आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।